Hello everyone. Today we are starting the last part of Unit 4, in which we are going to study two doctrines, doctrine of severability and doctrine of repugnancy. आज हम लोग यूनिट 4 के आखिरी दो डॉक्ट्रिन्स जो बचे हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। एक कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी और दूसरा कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। आइए पहले डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी को समझते हैं। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एंड यूज्ड बाय कोर्ट्स टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ स्टैट्यूट्स व्हेन सर्टेन प्रोविजंस आर फाउंड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यह एक संवैधानिक नियम है जो न्यायालयों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो विधियों की वैधता है, जहाँ तक कि कोई प्रोविज़न का सवाल होता है और वे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किए जाने होते हैं, तो उसमें विधियों की वैधता को पता लगाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इट अलाउज कोर्ट्स टू सेपरेट द वैलिड पार्ट्स ऑफ अ लॉ फ्रॉम द इनवैलिड पार्ट्स। तो न्यायालय को ये मदद मिलती है इस डॉक्ट्रिन से कि वो जो वैध हिस्से हैं कानून के, उनको अवैध हिस्सों से अलग कर सके। अवैध को हम कह सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक। एंश्योरिंग द वैलिड पोर्शंस रिमेन ऑपरेटिव एंड इन्फोर्सेबल। ऐसा करने से जो वैलिड पोर्शन है, जो वैध हिस्से हैं, वैधानिक हिस्से हैं, वे ऑपरेटिव रहते हैं और जो असंवैधानिक हिस्से हैं उनको अलग कर लिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस अगर आप देखेंगे कि इस प्रिंसिपल का कहाँ पाया जाता है हमारे यहाँ इंडिया में, तो वो पाया जाता है आर्टिकल 13 में। इन इंडिया द डॉक्ट्रिन इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स दैट लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इनकंसिस्टेंसी। तो उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में कि कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो वह वॉइड होगा, वह असंवैधानिक होगा उस स्तर तक, जिस स्तर तक कि वो अवैध इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब उसका उल्लंघन करता है। मान लीजिए पूरा का पूरा कानून उल्लंघन नहीं करता है फंडामेंटल राइट्स का, उसका कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, तो उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल हिस्से को ही अलग किया जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन करने में ये नहीं कि अगर एक पैर के किसी एक जगह पे स्पेसिफिकली कोई घाव या फोड़ा हो गया हो तो वो पूरा पैर नहीं काट देता, उतने हिस्से को वो डील करता है केवल पैर को ठीक करने के लिए। की फीचर्स पे आ जाइए। की फीचर्स में प्रैक्टिकल इनवैलिडिटी को पहले देखते हैं। इफ़ द पार्ट ऑफ अ स्टैट्यूट दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट कैन बी सीवियर्ड आउट without affecting the remaining valid parts, then only unconstitutional part is declared void। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है समझना कि मान लीजिए किसी विधि का, किसी कानून का कोई हिस्सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उसको हम हटा नहीं सकते हैं बिना पूरे कानून को हटाए हुए, है ना। उसको हम अलग नहीं करते, सिवियर्ड विदाउट अफेक्टिंग द रिमेनिंग वैलिड पार्ट्स, तो उसको हम हटा ही नहीं सकते हैं बिना अन्य वैलिड पार्ट को प्रभावित किए हुए, तब पूरा का पूरा कानून या विधि को ही हम वॉइड घोषित करते हैं। दूसरा मान लीजिए पर्पस एंड इंटेंट को लेके बात है। द डॉक्ट्रिन इंश्योर्स दैट इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर इज टू बी रिस्पेक्टेड टू मैक्सिमम। तो डॉक्ट्रिन ये बिल्कुल पक्का करती है कि जो सरकार का, विधायिका का इंटेंशन है, आशय है, उसका आदर होना चाहिए मैक्सिमम स्तर तक। टेस्टिंग ऑफ सेवरेबिलिटी। कोर्ट्स एग्जामिन इन द पास्ट वैलिड एंड इनवैलिड कंसिडर्ड कैन बी सीवियर्ड एंड कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली। तो कोर्ट ये एग्जामिन करते हैं, पता लगाते हैं कि जो हिस्से वैलिड हैं और जो हिस्से इनवैलिड हैं, क्या वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकते हैं। यदि तो कर सकते हैं तो इनवैलिड हिस्सा हटाया जाएगा, अन्यथा तो पूरा लॉ ही हटा दिया जाएगा।
statute as a whole. If invalid portion is an integral part of rest of the statute, then whole statute is struck down. तो यही बात मैंने अभी कही कि अगर इनवैलिड पोर्शन जो है, अब असंवैधानिक जो हिस्सा है वो बहुत इंटीग्रल पार्ट है, उसको केवल हटाया नहीं जा सकता, तब फिर हमें पूरे कानून को ही निरस्त करना पड़ेगा, असंवैधानिक घोषित करना पड़ेगा। इसमें आइए केस लॉ देख लीजिए। RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 का केस है। प्राइस कंपटीशन एक्ट 1955 को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड किया कि एक्ट जो है इंटेंड करता है केवल प्राइज्ड कंपटीशन में गैम्बलिंग, ओनली प्राइज्ड कॉम्पिटिशन्स ऑफ अ गैम्बलिंग नेचर। तो एक्ट जो है वो केवल किसको टारगेट करता था? जो गैम्बलिंग कहेंगे जुआ आदि जो खेलते हैं लोग, तो गैम्बलिंग नेचर का कोई भी गेम है और वो अगर प्राइज्ड है तो फिर एक्ट जो था उसके लिए लागू था, प्राइज कॉम्पिटिशन एक्ट। द प्रोविजन दैट अप्लाइड टू स्किल बेस्ड कॉम्पिटिशन वर डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। तो वो सारे प्रोविजंस जो स्किल बेस्ड कंपटीशन पर भी लागू हो रहे थे उनको असंवैधानिक और वॉइड करार दे दिया गया कोर्ट के द्वारा, क्योंकि मेन लेजिस्लेचर का इंटेंट था गैम्बलिंग को रोकना, ना कि स्किल बेस्ड जो गेम्स हैं उनको रोकना। दूसरा था AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। सम प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1915 were held unconstitutional, but rest of the act was upheld and valid. तो इसके कुछ हिस्से थे, इसमें डिटेंशन एक्ट को चैलेंज किया गया था 1950 के, तो उसमें कुछ हिस्सों को हटाया गया और बाकियों को रहने दिया गया। मिनर्वा मिल्स का केस सब लोग जानते हैं, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। सर्टेन अमेंडमेंट्स वर हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स को ही असंवैधानिक करार दे दिया गया था। So these were the two statutes. इसके आगे एक और बचा है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। आइए उसको भी देख लेते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी एड्रेसेस कॉन्फ्लिक्ट्स या इनकन्सिस्टेंसीज बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी भी जो विरोधाभास खड़े हो जाते हैं सेंट्रल और स्टेट लॉज के बीच में, उन्हीं को एड्रेस करता है। वो सारे मुद्दों पर जो कंकरेंट लिस्ट यानी लिस्ट 3 के 7th शेड्यूल में फॉल करते हैं। When both parliament and state legislature legislate on the same subject and there is a conflict, this doctrine determines which law prevails. अगर स्टेट और यूनियन एक ही मुद्दे पर कानून बनाते हैं अपने अपने, तो फिर कोर्ट ये निर्णय करेगा कि दोनों में से कौन सा कानून प्रिवेल करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इसका क्या है? आर्टिकल 254 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन स्टेट लॉज। तो आर्टिकल 254 जो है संविधान का, वो फ्रेमवर्क बताता है कि किस तरह से, किस प्रकार से इनकन्सिस्टेंसी जो विरोधाभास है उसको डील किया जाए। आर्टिकल 254(1) कहता है, इफ़ देयर इज़ एन इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन अ सेंट्रल एंड अ स्टेट लॉ रिलेटिंग टू मैटर in concurrent list, the central law prevails and the state law is void to the extent of repugnancy. तो अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो सेंट्रल का लॉ प्रिवेल करता है और स्टेट का लॉ उस हद तक वॉइड हो जाता है जिस हद तक की रिपग्नेंसी उसमें होती है। आर्टिकल 254(2) कहता है, इफ़ अ स्टेट लॉ ऑन अ कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट रिसीव प्रेसिडेंशियल असेंट इट विल प्रिवेल विद इन that state even if it is inconsistent with the prior central law. तो 254(2) कहता है कि अगर मान लीजिए कोई स्टेट लॉ है, कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है और वो प्रेसिडेंशियल असेंट, प्रेसिडेंट की जो हामी है वो पा जाता है, तो वो प्रिवेल करेगा विद इन द स्टेट, इवन इफ, बावजूद इसके कि वो सेंट्रल लॉ से इनकन्सिस्टेंट है। हाउएवर, इफ पार्लियामेंट सब्सिक्वेंटली अमेंड्स, रिपील्स और इनैक्ट्स अ न्यू लॉ
on the same subject, the state law will become void to the extent of repugnancy. अगर पार्लियामेंट अमेंड कर देती है, वापस ले लेती है या इनैक्ट करती है कोई नया कानून उसी सब्जेक्ट पे, तो स्टेट लॉ जो है वो वॉइड हो जाता है उसी हद तक जिस हद तक की रिपग्नेंसी है। कंडीशन क्या होती है इसकी? डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, सीधा सीधा विरोधाभास आ जाए। व्हेन कंप्लायंस विथ वन लीड्स टू वायलेशन ऑफ अदर, कि अगर एक को माना जाए तो दूसरा का वायलेशन हो रहा है। दूसरी बात, ऑक्यूपाइंग द सेम फील्ड, एक ही क्षेत्र से संबंधित है। व्हेन बोथ लॉज डील विद द सेम सब्जेक्ट मैटर एंड इंटेंशन ऑफ पार्लियामेंट इज टू कवर द एंटायर फील्ड, अगर दोनों ही जो लॉज हैं एक ही मैटर पे हैं और पार्लियामेंट इंटेंड कर रही है कि पूरे फील्ड को, पूरे क्षेत्र को, पूरे मैटर को कवर किया जाए। तीसरा और आखिरी है इंटेंशन टू ओवरराइड, व्हेन सेंट्रल लॉ इंटेंड्स टू बी अ कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव कोड ऑन सब्जेक्ट। मान लीजिए सेंट्रल लॉ ही पूरे की पूरी बात रख दे रहा है, तो भी फिर रिपग्नेंसी की कंडीशन लागू होती है। इनके लैंडमार्क केसेस में एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979 का केस। इस केस में ये टेस्ट रिपग्नेंसी के दिए गए थे कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर पार्लियामेंट इंटेंड करती है एंटायर फील्ड को ऑक्यूपाई करने के लिए, या फिर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ओबीडियंस, दोनों लॉ का नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है अगर दोनों लॉ को साथ साथ निभाना। If both laws cannot coexist, if both laws can coexist without contradiction, there is no repugnancy. तो ये 3 टेस्ट दे दिए गए थे कि ऐसा होगा तो रिपग्नेंसी लागू होगी, अन्यथा तो अगर साथ साथ दोनों ही तरह के कानून रह सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा है, तो फिर कोई रिपग्नेंसी की बात नहीं है। दूसरा केस स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस M8 लॉक एंड कंपनी का था 1964। इट हेल्ड दैट सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर स्टेट लॉ if it intends to cover the whole subject or whole subject exhaustively। तो इसमें कहा कि सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा स्टेट लॉ के ऊपर अगर वो पूरे सब्जेक्ट को पूर्णतया डील करने में इंटरेस्टेड हो। रिसेंट केस लॉज अगर आप देखेंगे तो फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 2021 का केस है ये। इसमें कहा गया है द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इनैक्टेड वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट 2017। तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने एक हाउसिंग रेगुलेटरी एक्ट को लागू किया 2017 में, जिसको कहा गया WBHIRA, क्लोजली मिररिंग द सेंट्रल रियल इस्टेट। एकदम एक जैसा लग रहा था ये किस एक्ट के? द सेंट्रल रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2016। रेरा कहा गया RERA। इशू क्या था? वेदर विभेरा वॉज रिपग्नेंट टू रेरा अंडर आर्टिकल 264। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कोर्ट स्ट्रक डाउन विभेरा नोटिंग दैट इट वॉज ओवरलैपिंग विथ रेरा सेंट्रल स्टेट। तो विभेरा जो स्टेट का था कानून और रेरा जो है सेंट्रल का था, तो कोर्ट ने विभेरा को यानी स्टेट का जो हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, उसको रिपग्नेंट करार दे दिया, उसको हटा लिया, इनवैलिडेट कर दिया और सेंट्रल का अपहेल्ड कर दिया। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज यूनिट 4 जिसमें कि हमने 6 डॉक्ट्रिन्स कवर कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना आखिरी यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। सो कीप स्टडिंग। बाय बाय फॉर नाउ।